हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं अपनी बाइक का यूज़र रिव्यू। और वो है आफ्टर 1000 किलोमीटर डिस्टेंस। ओडोमीटर में आप देख सकते हैं कि रनिंग जो हुई है वो 1300 किलोमीटर हो गई है। तो पहले चेक करते हैं कि भाई बाइक के लुक्स कैसे हैं। लुक्स के मामले में बाइक तो भाई बहुत ही बढ़िया मुझे तो लगती है। और ये जो मैट मेटालिक ग्रे या सिल्वर कलर है ना, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो अटेंशन ग्रैबिंग जो इसका फ़ीचर है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आते जाते टाइम भी बहुत सारे लोग मुझे रोक रोक के पूछते हैं कि भाई बाइक का मॉडल कौन सा है, बाइक की प्राइस कौन सी कितनी है और बाइक माइलेज कितनी देती है। तो लुक्स के मामले में तो ये बाइक बहुत ही अच्छी होने वाली है। और मुझे लगता है कि SP125 से भी बढ़िया इसके लुक्स हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव में देखें तो हाँ भाई, लुक्स तो इन जनरल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो लुक्स में अच्छे नहीं हैं। उसमें से एक ही ये फ्रंट वाइज़र ये जो बड़ा वाला आता है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा दिखता नहीं है। जो छोटा वाला वाइज़र आता है जो एक्सेसरीज में मिलता है वो अगर लगाओगे तो वो अच्छा दिखेगा इससे भी। ये कलर भी बहुत ही अच्छा है। मुझे वो ब्लैक या ब्लू या रेड, वो उसमें से कौन सा भी पसंद नहीं था। और ये बैक साइड से देखेंगे तो ये कुछ अलग वाला रियर मडगार्ड कंपनी ने दिया है, ये रेगुलर वाला नहीं आता। और पीछे की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये टायर और मडगार्ड में गैप बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है। ये तो अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है कि आजकल ट्रेंड में चलती है ना, वो जो क्रॉसओवर वाली बाइक्स रहती है, हाइब्रिड बाइक्स। फॉर एग्जांपल हंटर 350 रॉयल इनफील्ड, या फिर उसी टाइप की बाइक्स की जिसका जो रियर वाला पार्ट है उसमें इस टाइप का गैप मिलता है। तो अगर आपको ये गैप अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे आप जो मफलर सॉरी वो जो रियर टायर अगर आता है एक्सेसरीज में उसको लगा सकते हैं। और ये पीछे वाला टायर भी मुझे कुछ छोटा लगता है। ये 100 सेक्शन का टायर है, लेकिन आगे जाके मैं शायद इसको 110 या 120 लगाऊंगा, देखते हैं। और ये टॉप मॉडल है, इसमें एलईडी ब्लिंकर्स आते हैं। और जो बेसिक मॉडल है नॉन डिस्क ब्रेक वाला, उसमें यहाँ पे हैलोजन वाले एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आते हैं। ठीक है। और इसका हेडलैम्प वो भी बहुत ही लुक्स में अच्छा है, बस ये वाइज़र इसको चेंज करना पड़ेगा। और एक बात तो ये इसके जो मिरर्स है ना वो बहुत ही घटिया है भाई। ये मिरर्स थोड़े यहाँ थोड़ी भी इधर उधर हिलते नहीं है, तो राइड करके टाइम में एडजस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मिरर्स भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल लुक्स के मामले में बाइक बहुत ही अच्छी है, और ये कलर स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा है। अब हम चेक करते हैं बाइक की राइड क्वालिटी और राइड रिव्यूज़ की। तो पहले आप देख सकते हैं कि भाई बाइक हमारी रोड मोड में है। तो स्टार्ट करके हम तीनों मोड में बाइक चलाएंगे, और इसके सस्पेंशन, इसका इंजन, इसकी राइड क्वालिटी, राइड एक्सपीरियंस, हर चीज़ को हम चेक करेंगे। इसका इंजन साउंड भी थोड़ा सुन लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं राइड एक्सपीरियंस। तो अब बात करते हैं इसकी इंजन के बारे में। 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन इसमें आता है, और 5 गियर इसमें आते हैं। तो पहली बात तो आपको झट से समझ में आएगी कंपेयर टू कोई भी होंडा वाली बाइक जो रहती है। इससे पहले मैंने होंडा की ड्रीम नियो 110 सीसी वाली बाइक चलाई है, और उससे अगर मैं कंपेयर करूं उस होंडा की बाइक में और इस बाइक में, जो बहुत ही स्टार्क डिफरेंस अगर देखने को मिलता है वो है कि इस बाइक का लो एंड टॉर्क, जो लो गियर में जो बाइक को उठाने की जो क्षमता रहती है ना, इसमें वो बहुत ही कम है। लो एंड वाला टॉर्क बहुत कम है। अगर आपको एक फर्स्ट गियर में टॉर्क मिल जाएगा, लेकिन
2 में टॉर्क बहुत कम आता है और उसके बाद 3 और 4 में तो बहुत ही कम आता है। तो क्या है कि इस बाइक का जो पिकअप या फिर जो पावर का जो मैपिंग जो बोलते हैं, गियर और पावर और आरपीएम उसका, तो कंपनी ने क्या किया है कि टॉप एंड में मतलब हायर गियर में और हायर स्पीड में ज़्यादा पावर डिलीवरी ये इंजन प्रोवाइड करता है। तो कंपनी ने उस तरह से इसको मैनेज कर दिया है और लो एंड में इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता। तो उसमें क्या होता है कि इसका मतलब अगर आप हाई स्पीड में चलाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे एंड तक पावर मिलती रहेगी। इसलिए अगर आपने कभी भी ड्रैग रेस का वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ग्लैमर एक्स बाइक स्टार्ट में पीछे रहती है लेकिन एंड में वो आगे रहती है। ठीक है, तो भाई पहले हम अब देख लेते हैं कि भाई राइड का एक्सपीरियंस कैसा है हर किसी गियर में। तो 5वें गियर में जाओगे तो यार ये बाइक बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि ऐसे फील होता है कि भाई ये बाइक को खुला छोड़ दिया है ना, जैसे किसी घोड़े को खुला छोड़ देते हैं। मतलब ये बाइक मतलब आप जितना भी घुमाओगे ना उतना ही कम रहता है। इसका इंजन भी बहुत स्मूथ है। SP125 के इतना साइलेंट नहीं है लेकिन अपने आप में ये इंजन बहुत ही स्मूथ और अच्छा मुझे फील हुआ। और इसकी जो सस्पेंशन है ये मतलब ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे। SP125 के सस्पेंशन बहुत ही ख़राब होते हैं, वो तो सबको मालूम है, लेकिन उससे भी ये ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत ही स्टिफ भी नहीं और बहुत ही स्मूथ भी नहीं, एक एवरेज और मिडल टाइप के क्वालिटी के सस्पेंशंस मिल जाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि इसके जो राइडिंग मोड्स आते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो पहले तो आपको ये थ्रॉटल है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आप थ्रॉटल घुमाओगे तो मोड चेंज होने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं थ्रॉटल ओपन करूँगा और यहाँ से अगर मोड का बटन दबाऊँगा तो मीटर में आएगा कि क्लोज़ थ्रॉटल। ठीक है, तो पहले मैं थ्रॉटल क्लोज़ कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि पावर मोड एंगेज हो गया है। ठीक है, तो वही पावर मोड में तो ऐसे लगता है कि इस बाइक में टर्बो इंजन डाल दिया अचानक से। ऐसे लगता है कि अचानक से एड्रेनलिन बाइक का एड्रेनलिन का बहुत ही ज़्यादा रश आ गया। ठीक है, बहुत ही पेपी टाइप का इंजन पावरफुल फील होता है। और अब हम इसको इको मोड में अगर स्विच करेंगे तो ऐसे लगता है कि बाइक से पावर चली गई। ऐसे लगता है कि सुपरमैन विथ क्रिप्टोनाइट, है ना, अगर सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा, वैसे ही फील होता है भाई। बाइक में थोड़ी भी जान नहीं फील होती। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही डिलेड और स्लगिश फील होता है। ठीक है, तो इको मोड मतलब मुझे तो लगता है कि भाई इको मोड एक मतलब यूजलेस मोड है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी चाहिए होगी तो ही इसका यूज़ करें, अगर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी चाहिए होगी तो। लेकिन मैं तो रेगुलरली रोड मोड में बाइक चलाता हूँ और वो मतलब इनफ, मुझे तो इनफ फील होता है। ठीक है, तो रोड मोड में हमको, चलिए अब स्विच कर लेते हैं रोड मोड में। हाँ, तो इसमें थोड़ी सी, इसमें तो मतलब इको मोड से ज़्यादा इसमें जान है। और ये बैलेंस मोड है, इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाएगी और इंजन में थोड़ी सी पावर भी मिल जाएगी। ठीक है, एक और बात कि इसका जो गियर शिफ्टिंग आप देख सकते हैं, 4 to 3rd गियर, 3 to 2nd गियर, उसके बाद 1st गियर। भाई इसका न्यूट्रल ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है न्यूट्रल ढूंढने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इसको न्यूट्रल कर लेंगे और मीटर में दिख जाएगा कि न्यूट्रल हो गया, लेकिन कभी कभी न्यूट्रल ये सच में होता नहीं है, तो आपको फिर से एंगेज करना पड़ेगा। सिर्फ न्यूट्रल के टाइम पे ही ये प्रॉब्लम आता है, बाकी कोई भी गियर में मुझे गियर शिफ्टिंग का इशू नहीं फील हुआ अभी तक। ठीक है, और बाइक के जो सस्पेंशन है
वो हाईवे पे तो बहुत ही ठीक से काम करते हैं। अभी तक मुझे हाईवे पे सस्पेंशन के टाइम सस्पेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं नोटिस हुआ। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये 60 के स्पीड को भी लगा लेते हैं अभी। तो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिलाइटफुल है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये बाइक मतलब ऐसे महसूस नहीं होता कि भाई ये बाइक 125 सीसी की है। मुझे तो लगता है कि भाई इसमें बहुत ही इनफ से भी ज़्यादा पावर है इसमें। चलिए अब इसको रोड मोड से हम पावर मोड में डाल देते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब रेगुलर बाइक से स्पोर्ट बाइक में कन्वर्ट हो जाती है भाई पावर मोड में। पावर मोड तो सच में पावर वाला मोड है। और इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी मतलब अच्छी है। इसकी 125 से भी तो ये हाई स्पीड में अच्छी स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 127 किलोग्राम का है और इसकी 125 का बहुत ही कम है। तो स्टेबिलिटी के मामले में भी नो प्रॉब्लम। बस एक प्रॉब्लम मुझे मैंने फील किया कि अगर आप बहुत ही हाई स्पीड में चलाओगे और कभी कभी ना रोड इवन नहीं रहता, कभी कभी रोड भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर पीछे कोई पिलर नहीं है और आप मतलब हाई स्पीड में चलाओगे और ऐसे कभी मतलब अनइवन सरफेस जैसे कि यहाँ पे ऐसे अब आ जाएगा, तब बाइक पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको बाइक को रोड पे बनाए रखना होगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 80 किलोमीटर के ऊपर 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अगर आप चलाओगे तो ये इंडियन रोड जो होते हैं उनकी कंडीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये बाइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन शायद ये रोड का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन है, इसका सस्पेंशन जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पे ये आप और भी इसको टाइट कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही लूज छोड़ा है, तो इसलिए क्या होता है कि ये बाइक थोड़ा पीछे से ज़्यादा उछलती है। इससे मतलब स्मूथनेस आपको मिल जाता है, लेकिन बाइक जंपी हो जाती है पीछे से। और अगर आपको वो जंपीनेस नहीं चाहिए तो आप उस सस्पेंशन को टाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाइक की माइलेज की। अगर आप मीटर में देखेंगे, ट्रिप ए में डिस्टेंस 274 किलोमीटर हो गए और उसका माइलेज जो मीटर में निकल के आता है वो आता है 69 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, मीटर बी में 634 किलोमीटर का डिस्टेंस और उसका माइलेज है 65। तो मैंने एक पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने पूरे यूसेज का माइलेज टेस्ट या फिर माइलेज के नंबर्स उसमें प्रेजेंट किए थे, और उसमें 65 के आसपास 65 के आसपास इसकी माइलेज निकल कर आई थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड में और कैसी सिचुएशन में चला रहे हैं। रोड मोड में आपको ढंग से माइलेज मिल जाएगी, रोड मोड में कोई ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको पावर भी मिल जाएगी, पिकअप मिल जाएगा और एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। पावर मोड में शायद माइलेज कम आएगी थोड़ा सा, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। और इको मोड तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि इको मोड में बाइक चलाने का मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसका माइलेज तो मुझे मालूम नहीं। अभी तक मैंने उसका टेस्टिंग नहीं किया है, आगे करूँगा शायद। और फुल टैंक में मैं तीनों मोड में चेक करूँगा। अब देख सकते हैं कि भाई पावर मोड में क्लियर में बाइक कैसे चलती है। अब हम हाईवे से नीचे जाके नॉर्मल रोड पे जाएंगे, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसे होता है। एक जो इसमें अरे भाई ठीक है भाई जाओ।
तो एक नेगेटिव बात इस बाइक में ये है कि इसमें एबीएस नहीं है, और पीछे वाला जो ड्रम ब्रेक दिया है वो बहुत ही घटिया है, बहुत मतलब बहुत ही घटिया है भाई। पिछली बार मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी पिछला वाला गियर ना एग्जॉस्ट होने से ही हुआ था। पिछला ब्रेक एंगेज नहीं हुआ टाइम पे, और मैंने पैनिक में अगला वाला ब्रेक दबा दिया। और अगला वाला ब्रेक तो इतना खतरनाक है भाई कि आप तो सर के बल गिर जाओगे। ठीक है, सर के ऊपर गिर जाओगे, बहुत बेकार। तो एबीएस अगर होता तो बाइक का ब्रेक, डिस्क ब्रेक जो है वो अचानक से नहीं लगता, वो थोड़ा होके रिलीज होके फिर लग जाता है। इससे बाइक एकदम से झट से रुकती नहीं और आप सेफली रुक जाते हो। तो एबीएस नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें एक नेगेटिव बात जो है वो है इसकी बैटरी। भाई ये बैटरी बहुत ही लो पावर है भाई, मतलब अगर इस बाइक को मैंने बस 7 दिन यूज़ नहीं किया था, घर में रखा था, मैं चला नहीं चला सकता था उस टाइम पे एक्सीडेंट की वजह से। तब यार इसकी बैटरी तब से डाउन होती है। मतलब अगर सुबह स्टार्ट करेंगे ना, सेल्फ स्टार्ट से लगाएंगे तो झट से बाइक स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा सा तकलीफ देती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लगता है कि भाई इसकी बैटरी इतना नई नहीं होकर भी इतना प्रॉब्लम देती है, तो कोई तो प्रॉब्लम है भाई उसमें। ठीक है, लेकिन राइड क्वालिटी भाई बहुत ही बहुत ही अच्छी है भाई उसकी राइड। कभी कभी लगता है कि भाई ये बाइक ऐसे ही हवा में उड़ जाएगी, चलते चलते इतनी अच्छी और इतनी फास्ट है भाई। ये भी होना चाहिए था। अगर आप बाइक लेने वाले हो तो थोड़ा रुक सकते हो, एक आध साल तो रुक जाओ और एबीएस वाला वर्जन ले लो, या फिर अगर अभी लेना है तो ये बाइक ले सकते हो। बस थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्रेकिंग, पिछला वाला ब्रेक घटिया है और अगला वाला ब्रेक बहुत ही टाइट है, गिर जाओगे आप। अब हम इसके सस्पेंशन चेक करते हैं कि भाई गड्ढों में से बाइक कैसे चलती। अरे गड्ढे कहाँ हैं भाई रोड पे। तो अभी तक जो जितना सा रोड का एक्सपीरियंस था उसमें तो अरे ये तो मतलब फील भी नहीं हुआ कि जो गड्ढा आगे गया। आगे देखते हैं कि भाई कौन से गड्ढे आते हैं। एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, वहाँ पे हम देखते हैं। नहीं, इतना भी ज़्यादा फील नहीं हुआ ये। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन बाइक चलाने में तो भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब आई एम रियली एंजॉयिंग ड्राइविंग दिस बाइक, रियली एंजॉयिंग ड्राइव। इसका इंजन बहुत ही अच्छा है भाई। श्योर, होंडा की इंजन तो बहुत ही फेमस है रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के लिए। ये मेरी हीरो की पहली ही बाइक है होंडा। मैंने अभी इसके पहले मैंने चलाई थी और उस बाइक में इंजन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो होंडा की इंजन तो है ही अच्छे। अगर SP 125 होगी तो उसका इंजन तो होगा अच्छा, माइलेज भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा प्रॉब्ली। लेकिन इसका भी माइलेज आप इससे भी आप माइलेज ज़्यादा निकाल सकते हैं अगर आप गाड़ी सही से चलाओगे तो। इसकी 125 गई अभी। और एक बात ये कि इस बाइक की अवेलेबिलिटी बहुत कम है महाराष्ट्र में। तो मुझे ये बाइक बुक करने में और मिलने में 1 महीने का फ़र्क था। जब मैंने बुक करी थी उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद शायद मुझे ये बाइक मिली।
तो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में या साउथ इंडिया में, शायद नॉर्थ इंडिया में या फिर ईस्टर्न इंडिया में जहाँ जैसे कि पश्चिम बंगाल, वहाँ पे शायद अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन महाराष्ट्र में तो इतने ज़्यादा नहीं है। अभी इसकी अवेलेबिलिटी अभी बढ़ने वाली है। तो होता एक बात तो मतलब ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी अगर आप कोई भी रिपेयर करने जाओगे, रिपेयर या रिप्लेसमेंट, तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्पेयर पार्ट मंगवाने में टाइम लगेगा। स्पेयर पार्ट की जो डिलीवरी होती है, अगर शोरूम में भी चले जाओगे वहीं पर भी स्पेयर पार्ट की जो डिलीवरी आती है वो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो शायद अगर 6 महीने और 1 साल बाद हम होप करते हैं कि भाई 1 साल बाद इसकी स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी और शायद ABS भी आ जाएगा। अगर तब लोगे ये बाइक तो अच्छा रहेगा। अभी भी ले सकते हो, लेकिन ढंग से चलाओ। ABS नहीं है तो केयरफुल चलाओ, और स्पेयर पार्ट या फिर एक्सेसरीज वो मिलने की भाई चांसेस कम है। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये गड्ढों में हम थोड़ा जा रहे हैं, इतने ज़्यादा फील नहीं होते क्योंकि मैंने जो सस्पेंशन का सेटिंग है वो स्मूथ पे रखा है, वो इतना टाइट करके नहीं रखा। स्मूथ में क्या होता है कि भाई बाइक हाई स्पीड में थोड़ा वॉबल कर जाती है, और अगर टाइट रखोगे तो हाई स्पीड में वॉबल नहीं रहती, ग्राउंडेड रहती है थोड़ी पीछे वाली सीट, लेकिन झटके तो लगेंगे टाइट करोगे तो। और अभी मैंने स्मूथ पे रखा है सेटिंग वो, तो झटके इतना ज़्यादा नहीं रहते। और अगर पिछली सीट पे कोई बैठ गया है फिर तो मतलब सस्पेंशन बढ़िया सा काम करेगा, क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है, इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं है, और इसमें तो दोनों साइड पे आते हैं। तो क्या है कि पीछे पिलियन का बैठना ज़रूरी है, तब जाके वो सस्पेंशन जो उसकी स्प्रिंग होती है वो अच्छे से कंप्रेस होती है, तो वो बैलेंस रहता है और आपको स्मूथनेस मिल जाता है। और मोनोशॉक में कैसा है कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम 125R, उसमें मोनोशॉक आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो सपोर्ट होता है वो राइडर के पीछे होता है, नीचे होता है, ना कि राइडर और पिलियन के बीच में। ठीक है, तो सिटी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, राइडिंग एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा है। यहाँ पे तो रोड ही अच्छे हैं, तो मतलब इतना सस्पेंशन का इतना हम बोल नहीं सकते। जितने भी छोटे छोटे गड्ढे या फिर स्पीड ब्रेकर आते हैं उससे तो ये अच्छे से टैकल कर लेता है। पर जब यहाँ पे बहुत ही कम फील होता है यहाँ। अभी देख लेते भाई, नहीं भाई इतना भी ज़्यादा फील नहीं होता, तो अच्छे सस्पेंशन है भाई। मतलब मैं तो कहूँगा कि अबव एवरेज है। मोनोशॉक होता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है, कम्यूटर बाइक है तो। और इसके फीचर्स अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल राइड बाय वायर, अरे भाई राइड बाय वायर तो ये कंपनी ने नया दिया है, कोई और बाइक में इस सेगमेंट में ये फीचर नहीं आता है। तो राइड बाय वायर से होता क्या है कि यहाँ से थ्रॉटल से ना वायर डायरेक्टली वायर जाके इंजन में नहीं जाती, जिससे थ्रॉटल ओपन हो, पेट्रोल अंदर जाए। इसका क्या होता है कि इसके अंदर एक कंट्रोलर रहता है, सेंसर और कंट्रोलर। वो क्या करता है कि इसका जो मूवमेंट होता है, ये थ्रॉटल का मूवमेंट, उसको सेंस करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वो वायर के जरिए, वायर के थ्रू ECU को भेजता है, इंजन कंट्रोल यूनिट, और उसी से इंजन फ्यूल का सप्लाई कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मतलब अच्छा ये है कि सेंसिटिविटी बढ़ गई, लेकिन नुकसान इस बात का होता है कि ये इस तरह से बिहेव करता है, ये जर्कीनेस जो फील होता है ना वो। अब हम चेक करते हैं बाइक का क्रूज कंट्रोल फीचर। तो कोई भी एक तो ये क्रूज कंट्रोल काम करने की कंडीशन ये है कि बाइक तीसरे गियर से ऊपर होनी चाहिए। 3, 4 या 5 गियर में, 1, 2 गियर में ये काम नहीं करेगा। और
30 के नीचे वाली स्पीड में ये काम नहीं करेगा, ऐसे तो कंपनी बताती है। अब हम क्या कर देंगे, 5th गियर में रखते हैं बाइक को और 40 की स्पीड पे हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बटन आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको ऐसे दबाएंगे, ये ट्रैफिक में यहाँ से निकल जाए, हम इसको अंदर ऐसे दबाएंगे तो आप मीटर में देख सकते हैं कि वो क्रूज कंट्रोल का ब्लिंक हो जाता है। ठीक है, तो अंदर दबाने के बाद ये ब्लिंक स्टार्ट हो जाता है। और इसको अगर नीचे दबाएंगे, इसको अगर हम नीचे दबाएंगे, अरे ये तो डिसएंगेज हो गया, अंदर दबाया और ये स्टार्ट होना चालू हो गया, तो इसको हम नीचे दबाएंगे तो ये सेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर में कि 37 की स्पीड पे ये सेट हो गया है। तो ये 37 की स्पीड से चलेगा। यहाँ पे आप देखो, ऐसे अगर ऊपर करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, नीचे करोगे ऐसे तो स्पीड कम हो जाएगी। ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, अगर रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है, क्योंकि आप बस रिलैक्स करके गाड़ी चलाएंगे। इस आपको हर बार थ्रॉटल को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप इसमें आ जाएगा कि अगर क्रूज कंट्रोल एंगेज है और आप स्पीड और आप थ्रॉटल को पुल करोगे तो क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप थ्रॉटल को पुल करोगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप थ्रॉटल को क्लोज करोगे, पूरा का पूरा क्लोज, तो ऐसा नहीं कि इंजन बंद हो जाएगा या स्पीड बहुत कम हो जाएगा, वो स्पीड में मेंटेन रहेगा। 39 सेट किया तो 39 रहेगा। ठीक है, तो इस क्रूज कंट्रोल के बारे में एक मुझे बुरी बात लगी, वो ये नेगेटिव पॉइंट कि ये जो स्विच दिया है ना, ये उसी साइड में दिया है, मतलब हैंडल बार के साइड में जहाँ पे ये थ्रॉटल है। ठीक है, तो होता क्या है ना, अगर हम ये सेट करने वाले होंगे कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल हम ये अभी 40 पे सेट कर लेते हैं ना, 45 पे पहले हम मेंटेन कर लेते हैं स्पीड को और इसको लगाएंगे। तो क्या है ना, ये नीचे दबाते टाइम मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम ये थ्रॉटल को मूव करेंगे, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अगर ये इस साइड पे होता या कहीं और साइड पे होता कि जिससे थ्रॉटल ना हिल जाए तो वो बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है अभी। और अब आप देख सकते हैं कि 47 सेट कर दिया है स्पीड, तो बाइक उसको अचीव कर लेगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और SP125 के ऊपर अगर हम ग्लैमर को रखें तो उसमें जो अगर क्राइटेरिया होगा SP125 और ग्लैमर में सिलेक्ट करने में, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने में, तो क्रूज कंट्रोल ये एक बहुत ही डिसाइसिव फीचर है कि जो ग्लैमर को एज देता है दोनों के कंपैरिजन में। तो ग्लैमर में इंजन भी अच्छा है, SP125 इतना नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा है, माइलेज भी देती है, इसमें राइड बाय वायर भी है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी है और इसमें LED इंडिकेटर्स भी आते हैं। और इसके लुक्स तो बहुत ही बड़े हैं भाई। SP125 के होंगे वो जो अभी मेन स्ट्रीम बाइक बन चुकी है, लेकिन इसके लुक्स तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये बाइक तो चलाने में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। बस एक पीस नहीं, उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम इसका जो माइलेज टेस्ट है वो हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए राइड सेफ और एंजॉय द राइड।